अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। लॉकडाउन में तौसी की जाएगी या नरमी? वफाक के बाद सूबाई हुकूमतें भी कशमकश का शिकार। क्या मुल्क में लॉकडाउन था? खुली मार्केट्स, बेहंगम ट्रैफिक और मंडियों में इंसानों की भीड़। मुल्क में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियां, वबाई सियासत कब खत्म होगी? ये सवाल आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस काम आई, ना ही हाथ जोड़े मसीहाओं पर तरस आया। एक के बाद एक डॉक्टर कोरोना की लपेट में। हिफाजती किट्स के बाद वेंटिलेटर्स भी मसीहाओं के लिए दस्तयाब नहीं है। हुकूमत तिब्बी अमले के मसाइल कब हल करेगी? ये सवाल भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और फिर कोरोना खुशखबरी भी आज के दस्तक में शामिल होगी। उसको जिद है कि मैं बेचेहरे को चेहरा लिखूं, रेत को तकता रहूं और उसे दरिया लिखूं, देखता जाऊं बुरा और उसे अच्छा लिखूं। कुछ ऐसी इज्जत हमसे यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन पाकिस्तान को भी थी। हमने एक प्रोग्राम में ये इशू उठाया था कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन पाकिस्तान की जानिब से जो खजूरों का टेंडर जारी किया गया है उसमें चंद बेज़ाब्तगियां है। उसके लिए जो टाइमलाइन वज़ा की गई है वो टाइमलाइन हकीकी नहीं है। बारकैफ उस वक्त चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को बहुत नागवारी हुई, बल्कि यूं कहिए कि आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। वो हमारे प्रोग्राम में आए, हमने उनसे चंद सवालात उठाए और वो लाइन ड्रॉप करके चले गए। कॉर्पोरेशन की जानिब से हमें एक खत इरसाल किया गया जिसमें हमसे वजाहत तलब की गई और यह कहा गया कि प्रोग्राम दस्तक के एंकर रेहान तारिक अपने इस रवैये पर हमसे माफी मांगे। हालांकि हमने तो चंद सवालात उठाए थे। हमने कहा था कि अगर 5 मई को आप टेंडर ओपन करने जा रहे हैं और इंपोर्टेड का लफ्ज उस पर लिखा है तो वो खजूरें किस वक्त पाकिस्तान आएंगी और क्या वो लोगों को रमजान मुबारक के अंदर मैसर आ सकेंगी या फिर नहीं आ सकेंगी। आज वही हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो 5 मई का टेंडर दिया गया था, आज वो टेंडर मुमकिन नहीं हो सका है। वो टेंडर मनसूख कर दिया गया है और उस टेंडर के लिए जो लोग डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां पर पहुंचे थे, जो तमाम तर मामलात को मुकम्मल करके वहां पर पहुंचे थे, उन्हें वापस लौटा दिया गया। और फिर ये कहा गया कि अभी हमें खजूरों की बिल्कुल जरूरत नहीं है और हमने तो इसलिए ये टेंडर दिया था कि शायद खजूरों की तलब रमजान मुबारक के अंदर बढ़ जाएगी, लेकिन इस वक्त मामला बिल्कुल बरक्स है और वो टेंडर मनसूख कर दिया गया है। अब टेंडर की टाइमलाइन के हवाले से जो सवाल हमने उठाया था वो ये था कि तारीख 5 मई मुकर्रर की गई है। उस वक्त मुल्क में 11 रमजान मुबारक होगा। यकीनन आज 11 रमजान मुबारक है। खजूरों की खरीदारी और स्टोर्स पर पहुंचने में कम से कम 2 से 3 हफ्ते दरकार होंगे। उस वक्त तक माह मुकद्दस तो इख्तिताम पजीर हो चुका होगा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने टेंडर देर से क्यों जारी किया? बड़ा क्लियर क्वेश्चन था। इस पर चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने क्या कहा, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। मेरे अपने नॉलेज में नहीं है ये जो टेंडर आप बता रहे हैं, आप मुझे बता रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट मुझे खुद नहीं पता। चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन भी इस तमाम तर मामले से लाइल निकले। हमारा अगला सवाल था कि टेंडर में इंपोर्टेड खजूरों की डिमांड से मुताल्लिक लिखा गया है ये खजूरें इंपोर्ट क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि दरामदी खजूरों की निस्बत पाकिस्तानी मार्केट की खजूरें सस्ती होती हैं। आखिर क्या वजह है कि यूटिलिटी स्टोर्स महंगी दरामदी खजूरें खरीद रहा है? इस सवाल के जवाब में पहले तो जुल्फिकार अली खान ने तस्लीम किया कि मुल्क में खजूरों का वाफर स्टॉक मौजूद है। बाद उन्होंने कहा कि मकामी खजूरों का सीजन नहीं है, इसलिए दरामदी खजूरों का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। और आज जब टेंडर मनसूख किया है यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने, तो उसमें वाज़ेह तौर पर टेंडर में पार्टिसिपेट करने वालों को यह कहा गया है कि इस वक्त खजूरों की तलब नहीं है। उस वक्त चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। ताज़ा नहीं है कि ये जो है, लेकिन जहाँ तक खजूरों का थोड़ा सा हमारा मसला, जितना थोड़ा सा मेरा जो नॉलेज है मैं वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि खजूरों की ऑलरेडी जो सप्लाईज है ऑलरेडी आ चुकी है, इस वक्त स्टोरों में मौजूद है। अब इंपोर्ट का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया? यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि क्या गुज़श्ता साल नोटिस के वक्त पाकिस्तान में खजूरें मौजूद थी? ताहम इस मामले पर सवाल उठाया कि तासुर है और इल्जाम यह आयद किया जा रहा है कि मुबैना तौर पर यह टेंडर चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को फायदा पहुंचाने के लिए जारी किया गया है, क्योंकि वो खजूरों के कारोबार से वाबस्ता है। पहले तो उन्होंने इससे इनकार किया, बाद उन्होंने कहा कि फर्ज करें कि मेरा इस कंपनी से ताल्लुक है, लेकिन मेरी कंपनी नवातुल मदीना की खजूरें यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन खरीद ही नहीं सकती। वो क्या कह रहे थे वो भी देख लीजिए। जुल्फिकार साहब, एक और मामला है सर, अब आप इसको ठीक कर दीजिएगा, तस्हीह कर दीजिएगा कि अगर रॉन्ग है ये। मुबैना तौर पर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि नवातुल मदीना डेट्स फूड कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो सऊदी अरेबिया में है, क्योंकि वो आपकी कंपनी है, खजूरों का कारोबार करती है, और उसके साथ साथ जुलटेक लेबल्स जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है, आपके पॉइंट ऑफ सेल्स के हवाले से भी आप काम करते हैं, ट्रॉलीज के हवाले से भी आपका ये ग्रुप काम करता है, तो क्या ये बात दुरुस्त है सर? क्या? हाँ जी, दुरुस्त है। नवातुल मदीना कंपनी को आप ओन करते हैं सर? मैं नहीं ओन करता, सऊदी ग्रुप ओन करता है। आपके उसमें शेयर्स हैं सर? नहीं, मेरे शेयर नहीं है उसमें।
आज जब यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने इस टेंडर को मंसूख किया है तो शायद मोहरे तस्दीक जब्त हो रही है कि ऐसा क्यों है। अगर टेंडर में दरामदी खजूरों का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, टेंडर के अंदर टाइमलाइन गलत थी, तो फिर टेंडर जारी क्यों किया गया? क्या टेंडर जारी करने वालों ने इससे पहले देखा नहीं था? क्यों इसका दिफा चेयरमैन साहब कर रहे थे? आखिर में इंपोर्टेड खजूरें खरीदने का मकसद और फिर खास तौर पे चेयरमैन साहब की अपनी कंपनी जो खजूरों का कारोबार करती है, क्या इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाज़ेह नहीं हो जाता? आज टेंडर क्यों मनसूख हुआ है, क्या मामला रहा, इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे रिपोर्टर वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वकास आपका। बताइएगा, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की जानिब से जो टेंडर दिया गया था आज 5 मई उसको ओपन करना था, ये टेंडर मनसूख कर दिया गया है, इसकी क्या वजह बताई जा रही है? जी बिल्कुल, आज 5 मई को ये टेंडर खुलना था खजूरों की खरीदारी के लिए और जितने भी पार्टिसिपेंट थे और जो बोली देने वाले लोग थे वो भी यूटिलिटी स्टोर में मौजूद थे। लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आए थे कि वो अपने जो सैंपल्स थे खजूरों के वो भी लेकर आए थे और फराहम करना चाहते थे कि खजूरों की दरामद में वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे। लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स ऑफ कॉर्पोरेशन ने इस टेंडर को मनसूख कर दिया है, इस टेंडर को स्क्रैप कर दिया गया है और जो शुरका आए हुए थे उनको ये बताया गया है कि इस वक्त 11 रमजान मुबारक हो चुकी है और जो स्टोर्स हैं यूटिलिटी स्टोर्स वहां पर खजूरों का एक वाफिर स्टॉक मौजूद है, तो मजीद खजूरें खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर खजूरें दरामद की गई तो वो रमजान मुबारक के दौरान नहीं पहुंच सकेंगी। इस सिलसिले में यूटिलिटी स्टोर्स के हुकाम ने एक अजीब और अनोखी मंतक पेश की है और उनका ये कहना है कि ये टेंडर सिर्फ और सिर्फ एहतियात के तौर पर दिया गया था और जिसका मकसद ये था कि अगर रमजान मुबारक के दौरान खजूरों की जो फरोख्त है उसमें बेतहाशा इजाफा होता है और कमी हो जाती है तो फिर हम इन खजूरों को इंपोर्ट कर लेंगे और इनकी खरीदारी को मुमकिन बनाया जा सकेगा। लेकिन इस वक्त जो ट्रेंड नजर आया है, ना तो खजूरों की उतनी सेल हुई है और ना ही रुझान ये देखा गया है कि खजूरों की जो फरोख्त थी वो इतनी ज्यादा नहीं हो सकी और लोगों की दिलचस्पी भी नहीं थी। जो स्टॉक यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद है वो वाफिर है और लोग मजीद खरीदारी यूटिलिटी स्टोर से खासतौर पर खजूरों की नहीं करना चाहते क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो खरीदारी होती है वो पहले 10 रोजों के दौरान खजूरों की हो जाती है और लोग अगले 20 रोजों के लिए अपना खजूरों का जो स्टॉक है वो अपने घरों में रखते हैं। तो ये मंतक पेश करके आज इस टेंडर को मनसूख कर दिया गया है। लेकिन हमने बार बार उनसे ये सवाल पूछा था कि आपकी जो टाइमलाइन थी वो दुरुस्त नहीं थी और जिन लोगों ने ये टेंडर जारी किया था उनके खिलाफ क्या तहकीकात होंगी या नहीं होंगी और उन जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन यूटिलिटी स्टोर के हुकाम बाला जो है वो इस पर मुसलसल खामोश तमाशाई बने हुए हैं और इनमें से किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वकास अजीम आप। अगला सवाल यही है कि टेंडर जिन्होंने जारी किया है वो किसको नवाजने के लिए जारी किया गया था? ये सवाल हमारा अपनी जगह पर बरकरार है कि टाइमलाइन गलत थी, बिल्कुल ठीक है, आपने टेंडर मनसूख कर दिया है, लेकिन जिस तासुर को यह टेंडर जाहिर कर रहा है कि खुदा ना खास्ता क्योंकि चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन खुद खजूरों का कारोबार करते हैं, इंपोर्ट का लफ्ज इस्तेमाल करके क्या उनकी कंपनी को नवाजने की कोशिश की गई है? हमारा सवाल अभी तक अपनी जगह पर बिल्कुल बरकरार है और यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन से इस पर मौकिफ जानने की कोशिश भी की है। एमडी यूटिलिटी स्टोर्स को भी हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की है, वो गुफ्तगू करने से इनकारी है। चेयरमैन साहब भी इस हवाले से गुफ्तगू करने से इनकारी हैं। हमारी रिक्वेस्ट है मेरे रियासत मोहतरम वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से कि इसको इन्वेस्टिगेट करे क्योंकि 50 अरब की सब्सिडी का मामला है और यह पैकेज वजीर आजम पाकिस्तान ने दिया है, लेकिन इदारा चेयरमैन की मंजूरी के बगैर कैसे करोड़ों के सौदे कर लेता है? चेयरमैन साहब लाइल्म है कि इसकी कंपनी को बेनिफिट होना है। ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, यकीनन इस पर हुकूमत पाकिस्तान जरूर इन्वेस्टिगेट करेगी। अब एक और अहम मामले की तरफ चलते हैं और वो अहम मामला है कोरोना का मामला। कोरोना के केसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं, इस मामले की जानिब भी दुनिया भर में 185 ममालिक से जायद में फैलने वाली आलमी वबा कोरोना वायरस से जहां अब तक 35 लाख से जायद अफराद मुतासर और 2.5 लाख हलाक हो चुके हैं, वही ये वायरस पाकिस्तान में भी यौमिया सैकड़ों लोगों को मुतासर करने और मुतादिद की अमवात का बाइस बन रहा है। मुल्क में अब तक कोरोना वायरस के मुसद्दका मरीजों की तादाद 21,000 से तजावुज कर चुकी है, जबकि 500 से जायद अफराद इस वबा से इंतकाल भी कर चुके हैं। हुकूमत की जानिब से इस वबा पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए गए, जिसमें जुज़वी लॉकडाउन और दीगर पाबंदियां शामिल हैं ताकि लोग एक दूसरे से मेल जोल से इज्तनाब करें। सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस वज़ा की गई, फिजिकल डिस्टेंसिंग गाइडलाइन वज़ा की गई और वायरस का फैलाव रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। ताहम इसके बावजूद मुल्क में अवाम की बड़ी तादाद अब तक इस वायरस से मुतासर हो चुकी है और इन केसेस में एक बड़ी तादाद मकामी तौर पर मुंतकिली के केसेस की, यानी लोकल ट्रांसमिशन अब ज्यादा दिखाई दे रही है।
यकीनन इसकी बुनियादी वजह लॉकडाउन की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि अगर अवाम हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल पैरा होती या हुकूमत कानून की अमलदारी को यकीनी बनाती तो लॉकडाउन के मुअस्सर नताइज सामने आते। 26 फरवरी को मुल्क में कोरोना का पहला केस सामने आता है। जरा हिस्ट्री को देखते हैं कि पाकिस्तान में पहला केस 26 फरवरी को रिपोर्ट होता है। एक माह के अंदर यानी 26 मार्च तक यह तादाद सिर्फ 1000 तक पहुंचती है, लेकिन अब 5 मई यानी तकरीबन 2 माह और 10 दिन में यह तादाद 21,000 से तजावुज कर चुकी है। यानी एक माह के अंदर जो तादाद 1000 थी अब ये 21,000 को भी क्रॉस कर गई है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन को लाजमी करार दिया गया। पाकिस्तान में भी सूबा सिंध ने आगे बढ़ते हुए लॉकडाउन करने का फैसला किया, जिसके बाद वफाकी और दीगर सूबाई हुकूमतों ने भी सिंध की पैरवी। लेकिन जिस तरह दुनिया के दीगर ममालिक में लॉकडाउन को लेकर सख्त रवैया अपनाया गया, पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मामला तो इसके बिल्कुल बरक्स देखे गए, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान बार बार कहते रहे कि मैं कर्फ्यू नहीं लगा सकता, लोगों के मसाइल। बहस चली हुई है मुल्क के अंदर कि मुल्क को लॉकडाउन कर देना चाहिए। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पूरा लॉकडाउन होता क्या है। पूरा लॉकडाउन का मतलब मुल्क में कर्फ्यू लगाना। कर्फ्यू का मतलब ये कि शहरियों को घरों में बंद करके और पुलिस और फौज के जरिए पहरा देना ताकि लोग घरों से बाहर ना निकले। लेकिन हमारा मसला क्या है? 25% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जिसका मतलब वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। आज अगर मैं पूरा लॉकडाउन करता हूं तो इसका मतलब क्या है? इस मेरे मुल्क के रिक्शा चलाने वाले, दिहाड़ी वाले, ये सारे घरों में बंद हो जाएंगे और इनके पास क्या वसाइल होंगे कि ये 2 हफ्ते तक घरों के अंदर अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकें। ये चाइना ने किया था, लेकिन चाइना दुनिया का दूसरा अमीर तरीन मुल्क है। तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि इन लोगों का क्या बनेगा। ये जो 25% मेरे गरीब लोग हैं। वज़ीर आज़म इस नजरिए के हामी है कि हम लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मार्च के आखिरी हफ्ते में मुल्क भर में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन किया गया, जिसमें बार बार तोसी की जाती रही, लेकिन इस लॉकडाउन के वो समरात हासिल नहीं किए जा सके जो बाहर सूरत हासिल किए जाने चाहिए थे। लॉकडाउन तो हुआ, लेकिन उसके वो रिजल्ट्स नहीं आ सके। लॉकडाउन के मामले पर वफाकी और सूबाई हुकूमतें सियासत भी करती रही। अवाम को कोई मुश्तरका लाए अमल नहीं दिया गया, कोई इस हवाले से यूनानिमस डिसीजन नहीं हो सका। एक बार फिर वफाकी और सूबाई हुकूमतें लॉकडाउन के मामले में एक पेज पर दिखाई नहीं दे रही हैं। एक बार फिर एक क्लियर डिवाइड है। इस अहम तरीन कौमी अलमिये पर भी एक दूसरे पर सियासत के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। टेस्टिंग के मामले को ही ले लें। अब पंजाब हुकूमत सरकारी और निजी लेबोरेटरीज के जरिए टेस्ट करा रही है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत टेस्टिंग पंजाब और वफाक की सवाबदीद पर दिखाई देती है, जबकि बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक वो तमाम टेस्ट अपने बलबूते पर कर रही है। बलूचिस्तान में जितने भी टेस्ट कोरोना के कंडक्ट हो रहे हैं सिर्फ बलूचिस्तान गवर्नमेंट कर रही है। फातिमा जिन्ना चेस्ट हॉस्पिटल है और एक आपका मोबाइल लैब है जो तफ्तान में पार्क है। प्राइवेट एक भी लेबोरेटरी नहीं है। सिंध है, पंजाब है, KPK है, उनको ये प्रिविलेज हासिल है कि उनके प्राइवेट जो लेबोरेटरीज है वो भी इस बर्डन को जो है वो शेयर कर रहे हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर पूरे बलूचिस्तान के 1.25 करोड़ आवाम का बर्डन है इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग। उसकी वजह से हमें इश्यूज आ रहे हैं। अब ये बलूचिस्तान की सिचुएशन है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक सूबे के पास यौमिया 4800 टेस्ट करने की सलाहियत है और वो इस सलाहियत का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। बट मेरे सूबे में मेरी हुकूमत ने, मेरी आवाम ने ये कारनामा करके दिखाया, जिसके लिए मैं समझता हूँ सिर्फ हुकूमत को दाद नहीं देनी चाहिए, आपको आवाम को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। बिकॉज आवाम की सपोर्ट के बग़ैर, आवाम की मदद के बग़ैर आप ये काम नहीं कर सकते। तो सिंध के अंदर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी टेस्ट करने की डेली यौमिया 4800 है। 4800 टेस्ट हम डेली कर सकते हैं सूबाई सिंध के अंदर, और 13 ऐसी लेबोरेटरीज हैं जहां पर ये टेस्ट किया जा रहा है। अब वफाकी हुकूमत इस तमाम तर सिचुएशन में क्या कर रही है? आज वफाकी काबीना ने लॉकडाउन में 9 मई से नरमी का फैसला किया है, जिसका हतमी ऐलान बुध को किया जाएगा। ताहम इस मौके पर भी वफाक ने लॉकडाउन में नरमी का फैसला सूबाई हुकूमतों पर छोड़ दिया है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान हुकूमत ने लॉकडाउन में 15 मई तक तोसी का ऐलान कर दिया है और इसी तरह पंजाब हुकूमत ने 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया है, जबकि 8 मई को लॉकडाउन में नरमी का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। इस दौरान पाइप, स्टील्स, मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक स्टोर्स खोलने का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास में कपड़े की दुकानें
15 रमजान से खोलने पर भी इत्तेफाक हुआ है। दुकानें 6 घंटे के लिए खुलेंगी, मजीद बड़ा पार्क्स भी खोले जाएंगे, मगर बच्चों के मैकेनिकल झूले बंद रहेंगे। सिंध हुकूमत जहां कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर लॉकडाउन में नरमी की मुखालिफत कर रही है, अब एक जानिब डॉक्टर्स लॉकडाउन में नरमी को पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ करार दे रहे हैं, वहीं वफाकी और सूबाई हुकूमतें भी मामले पर मुत्तफिक नजर नहीं आ रही हैं, सेम पेज पर दिखाई नहीं देती। अब यहां बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। सवाल पैदा होता है कि क्या लॉकडाउन में नरमी कोरोना केसेस में इजाफे का बाइस तो नहीं बनेगी? क्या दुकानें और मार्केट्स हुकूमती SOPs की पैरवी करेंगी? क्या मुल्क भर में कोरोना और लॉकडाउन के मामले पर मुकम्मल महंगी की फजा कायम हो सकेगी? हुकूमत लॉकडाउन में नरमी करके कोरोना के फैलाव को कैसे रोक पाएगी? इन तमाम तर सवालात का जवाब जानेंगे। इस वक्त सूबाई वजीर, सिंध से सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल अनवर साहब आपके वक्त के लिए। कि वफाक ने 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया है, मुमकिन तौर पर नरमी होगी। यकीनन इस हवाले से पंजाब ने भी एक स्ट्रैटेजी डिवाइस कर दी है। बलूचिस्तान हुकूमत पहले ही 15 दिन की मजीद तौसीक कर चुकी है। अब ऐसे में सिंध हुकूमत का क्या फैसला होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी, आप लोग क्या करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़, सबसे पहले आपका शुक्रिया। और दूसरा ये कि वफाक ने जो फ़ैसला किया है, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि पूरी दुनिया जिन की ये रेफरेंसेस दे रहे हैं कि दुनिया खुल रही है, दुनिया के वहाँ पे करोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं उनका रेशो जो है वो डिक्लाइन की तरफ आ रहा है, डेथ जो है वो डिक्लाइन की तरफ आ रही है। तब वो दुनिया खोलने, वो दुनिया अपने मॉल्स खोल रही हैं, SOP के तहत शॉपिंग मॉल्स खोल रहे हैं, दूसरे तजारती मराकज़ खोल रही हैं, फैक्ट्रीज़ खोल रहे हैं। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि पूरे पाकिस्तान में अभी तक करोना पेशेंट्स के रेशो बढ़ रहा है, डेथ्स बढ़ रही हैं। ये किस तरीके से लॉकडाउन में नरमी करने का सोच रहे हैं? खुदा न खास्ता अगर ये वबा फैल गई तो देखें, पाकिस्तान का हेल्थ सेक्टर जो है वो इतना नहीं है कि इतनी उसमें वेंटिलेटर्स या हॉस्पिटल्स की कैपेबिलिटी इतनी हो कि ये वबा फैल गई तो उसको कंट्रोल कर पाएँ। ये बड़ा खतरनाक फैसला है। इसके साथ ही फिर वफाक ने मामला सूबों के ऊपर छोड़ा है कि सूबे अपनी हुदूद के अंदर जो है मामला खुद तय करेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं, जिसके बाद पंजाब और KP की तरफ से और बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से एक डिसीजन सामने आ रहा है। तो ऐसे में सिंध हुकूमत का क्या फैसला होगा? क्या आप भी लॉकडाउन में नरमी वफाक के इस फैसले की तरफ ही जाएंगे, इसी हिकमत अमली को जो है फॉलो करेंगे, या फिर आपकी हिकमत अमली से फ़र्क होगी? देखिए, हमारी हिकमत अमली जो है वो CM साहब ने क्लियर कर दिया था और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि हम सिंध की आवाम को किसी भी तरीके से खतरे वाली खतरनाक सूरत हाल पे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, जहाँ पे हम SOP के साथ डिफरेंट जो है वो फैक्ट्रीज़ हों, जो अपना मॉल्स हैं, उनको मॉल्स तो शॉपिंग मॉल्स नहीं लेकिन डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उनको हम SOP के तहत खोलने की इजाज़त दे रहे हैं। आज भी कुछ फैक्ट्रीज़ को होम डिपार्टमेंट की तरफ से परमिशन मिली है, लेकिन SOP के तहत। तो इस तरीके से हम जा रहे हैं कि विथ SOP अगर कोई फैक्ट्री खोलना चाहता है, कोई सेंटर्स खुल रहे हैं तो SOP के साथ, लेकिन उनको ये इस बात पे मुकम्मल पाबंद किया गया है कि वो SOP को फॉलो करें। लेकिन सुहेल साहब, जिस वक्त लॉकडाउन लेकिन पर बलूचिस्तान का जो आपने कहा तो बलूचिस्तान नहीं, जिस वक्त स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था उस वक्त भी प्रैक्टिकली ऐसा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं देखा गया। आपने देखा कि सड़कों पर गाड़ियां भी रवा दवा थी, मार्केट्स के अंदर भीड़ भी दिखाई दे रही थी। अब अगर सर्टेन SOPs के तहत आप खोलने की बात कर रहे हैं तो फिर अमलदारी कैसे मुमकिन हो पाएगी? जब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के अंदर अमलदारी नहीं थी तो ईज डाउन करने के बाद अमलदारी कैसे होगी? मैं एक आपको गुजारिश करूं कि कहीं पे भी पूरी दुनिया में जब तक किसी भी गवर्नमेंट को इस कोरोना जैसी अंदोनाक जो ये ख़तरनाक वायरस है, इसको फेस करने के लिए हुकूमत अकेले से कुछ नहीं कर सकती जब तक उसकी वो जो अवाम है वो उनका तावन ना हो। यहाँ पे अनफॉर्चुनेट जो है लोगों को इस वक्त तक वो सीरियसनेस का अंदाज़ा नहीं है कि कोरोना वायरस कितना ख़तरनाक है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कोरोना के और आपके बीच में जो आपके घर की दीवार है वो समझें वो किला है। अगर दरवाज़ा खोलेंगे तो कोरोना वायरस अंदर आ जाएगा और फिर कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि आपको पता है कि वायरस हर किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ही, इसी वजह से लॉकडाउन किया जाता है। और बलूचिस्तान हुकूमत का आपने कहा, बलूचिस्तान हुकूमत ने तो शायद आज नोटिफिकेशन निकाला है 19 मई तक उन्होंने लॉकडाउन बढ़ा दिया है। तो खुद फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कंफ्यूजन का शिकार है कि वो उनके प्रोविंस जो है वो अभी तक कंफ्यूजन का शिकार है। और इसी वजह से लॉकडाउन जो है मिक्स सिग्नल्स की वजह से प्रॉपर लॉकडाउन जो है कहीं पे भी नहीं हो सका बिकॉज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट्स मिक्स ये अपना
जो उन्होंने इंडिकेशंस दी। लेकिन सुहेल साहब, सिंध हुकूमत ने तो सबसे पहले लीड ली थी और इस पर लॉकडाउन किया था। इस पर विफाक से क्या गिला बनता है आपका, और खास तौर पर आपकी जो टेस्टिंग कैपेसिटी, इस हवाले से बताएगा कि इस वक्त कितनी है, कितनी टेस्टिंग कैपेसिटी इन्हांस किया आपने इस लॉकडाउन के असना के अंदर, और हेल्थ केयर सिस्टम पर क्या सूरत हाल है? क्योंकि हमने देखा कि डॉक्टर इशफाक जान की बाजी हार गए, मुख्तलिफ इस हवाले से स्पेकुलेशंस भी थी, वेंटिलेटर जो है वो दस्तयाब नहीं हो सका। तो सिंध हुकूमत की अपनी इस्तेदाद कार कितनी? देखें, जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था तब 500 के लगभग जो है, क्योंकि कोरोना का हवाले से किसी को भी कुछ पता नहीं था, पूरी दुनिया अनअवेयर थी, तब 500 के लगभग जो है डेली की कैपेसिटी थी सिंध हुकूमत की। आज अल्लाह का बड़ा करम है कि सिंध हुकूमत ने अपने एफर्ट्स से 2200 से ऊपर आज की जो टेस्टिंग कैपेसिटी है, हम 2200 से अबोव जो है सिर्फ एक दिन में हमने टेस्टिंग किए हैं। और आप देखें दूसरे सूबों से कई बेहतर है, जो दूसरे सूबे हैं उसके टेस्टिंग कैपेसिटी दिन ब दिन इंक्रीज़ होने के बजाय आप देख रहे हैं कि वो पंजाब जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। और क्या स्ट्रेटजी है हमें पता ही नहीं चल रहा कि टेस्टिंग क्यों नहीं बढ़ा रहे। और दूसरा, आपने कहा वेंटिलेटर्स के हवाले से, इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो वेंटिलेटर्स हैं वो सिंध हुकूमत के पास हैं। आज भी हमने जो है हमारे सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट ने मज़ीद हमने जो है वो अराउंड जो है 300 से अबोव जो है नए वेंटिलेटर्स परचेज़ कर रहे हैं हम। इसी तरीके से हम पूरी आइसोलेशन पीएफ में अपने वार्ड्स बनाएं, इसी तरीके से आपको एक्सपो सेंटर में बनाएं, लाड़काना में एक नई लेबार्ट्री खोलने जा रहे हैं, गंबट में एक नई लेबार्ट्री खोलने जा रहे हैं, ताकि इसकी कैपेसिटी, टेस्टिंग कैपेसिटी जो है डे बाय डे हम इनहांस करते जाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल अनवर सियाल साहब आपका। सिंध से सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहबा आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज आपके आला सतही इजलास में क्या फैसला हुआ है पंजाब में लॉकडाउन में नरमी के हवाले से? अब क्या 9 मई के बाद नरमी देखी जाएगी, ईज आउट करेंगे, ईज ऑफ करेंगे, इसको ग्रेजुअली कैसे होगा ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रेहान। बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट को कुछ सिफारिशात हमने भेजी हैं कि आपको पता है कि अब पूरी दुनिया इज गोइंग टू लाइक एक इस फिनोमेना पे जा रही है कि हाउ टू लिव विद कोरोना। अब कोरोना एक ऐसा फिनोमेना है जो कि 1 साल से 1.5 साल का अर्सा तो WHO ने भी बता दिया है। दूसरी बात यह है कि 1.5 साल के बाद भी पूरी दुनिया इससे छुटकारा पा सकेगी कि नहीं, यहाँ इस पे भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो इसलिए हम विद सर्टन SOPs कुछ चीज़ों की सिफारिशात की है पंजाब गवर्नमेंट ने, CM साहब ने, एंड फिर उसमें देखते हैं कि हमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से क्या उसमें रिकमेंडेशंस आती हैं, तो फिर अकॉर्डिंगली मैडम आपकी बात ठीक है कि पूरी दुनिया लॉकडाउन को ईज डाउन कर रही है, ईज ऑफ की तरफ जा रही है, लेकिन वो उस वक्त जा रही है कि जब केसेस कम हो रहे हैं, ट्रांसमिशंस कम हो रही हैं, कर्व फ्लैटन हो रही है। हमारे यहाँ मामला बिल्कुल इसके बरक्स है, हमारे यहाँ केसेस भी बढ़ रहे हैं, लोकल ट्रांसमिशंस भी ज्यादा हैं, और उसके बाद हम दुनिया को फॉलो करते हुए अगर लॉकडाउन को ईज ऑफ कर देंगे तो क्या बेवकूफ़ी नहीं होगी? रेहान, मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगी कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ पाकिस्तान के हैं वो बाकी दुनिया से, अगर आप यूरोप से कंपेयर कर रहे हो, अमेरिका से कर रहे हो, तो हमारे ऑल टुगेदर डिफरेंट है। नहीं, कंपैरिजन तो आप कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया लॉकडाउन को ईज ऑफ कर रही है तो हम कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो मुद्दत की बात बताई। अगर ये बात हो 1 वीक की, 2 वीक की, 1 माह की, तो कंप्लीट लॉकडाउन या पार्शियल लॉकडाउन पे सोचा जा सकता है, लेकिन अभी भी हम ईज आउट की बात कर रहे हैं, हम कंप्लीट उसकी बात नहीं कर रहे। हमने कुछ जगहों को रिलैक्स करना है, वो कैसे, वो मैं आपको साइंटिफिकली बता देती हूँ कि बाकी दुनिया किस तरह से जा रही है। बाकी जो मैं ज़मीनी हक़ाइक़ बता रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इसकी स्प्रेड, डेथ रेट वो नहीं है जो पूरी दुनिया में थी, थोड़ा सा फर्क है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो ईज आउट करने की बात हो रही है, हम इस अब स्मार्ट लॉकडाउन पे जाएंगे। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये है कि जहाँ पे हमारे लोकल स्प्रेड होएगी, जहाँ पे कोरोना पेशेंट्स होंगे, वहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन की ऑप्शन को अवेल किया जाएगा, और वो सिटीज, वो एरियाज जहाँ पे नंबर ऑफ केसेस लेस देन 10 है, वहाँ पे हम ईज करेंगे। यानी कि वहाँ पे ये जो लॉकडाउन या इस तरह की चीजें हैं वो नहीं की जाएंगी विद सर्टेन SOPs, और जो लोग उन SOPs को फॉलो नहीं करेंगे उनको इजाजत नहीं दी जाएगी और वहाँ पे ये ऑर्डर वापस लिए जाएंगे। मसलन अभी हमने एक रैंडम सैम्पलिंग शुरू की है पंजाब की, अगर मैं बात करूँ, जिसमें हम अगर हम लाहौर की बात करें तो हम एक स्मार्ट टेस्टिंग पे चले गए हैं, यानी कि पब्लिक में से, आपकी फ्रूट मंडियों से, आपके ग्रोसरी स्टोर से, इधर उधर से हम सैम्पलिंग करेंगे। स्पेशली उन एरियाज को टारगेट करेंगे जहाँ पे कोरोना पेशेंट्स हैं और उनकी गिरदो नवाज को।
वो जो हमें रिपोर्ट्स आएंगी टेस्ट की, वो हमें बताएंगी कि किन एरिया में लोकल स्प्रेड है, कहाँ निस्बतन ज्यादा है, कहाँ निस्बतन कम है। लेकिन मुशर्रफ साहब, आप पंजाब की टेस्टिंग कैपेसिटी के हवाले से भी तो एक क्वेश्चन मार्क है ना, कि जहां टेस्टिंग कैपेसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, इनहांस होनी चाहिए, वहां पर पंजाब की टेस्टिंग कैपेसिटी डे बाय डे हम कम होती हुई देख रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? और दूसरी तरफ लॉकडाउन को भी ईज ऑफ कर रहा है। नहीं रेहान, मैं आपको थोड़ा सा ना टेस्ट कैपेसिटी का बताऊं। टेस्ट कैपेसिटी हमारी बढ़ी है, कम तो नहीं हुई। मसलन अब हम पर डे कोई 5500 की कैपेसिटी रखते हैं, 5500 पर डे, जो कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक ये हो जाएगी 10,000 पर डे। उसके बाद हम एक जो ड्राइव शुरू करने लगे, उसमें खाली लाहौर के अंदर ही हम जो टेस्ट रन हमारा होगा, वो उसमें कोई 15,000 के लगभग हम सैंपल कलेक्ट करेंगे डिफरेंट जगहों से। नॉन लाहौर के टाउन है तो उसमें से, और फिर उनकी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमने कहाँ कंप्लीट लॉकडाउन करना है, कहाँ हमने रिलैक्स करना है। लेकिन जो टेस्ट कैपेसिटी और टेस्ट करने की अहलियत वो हमारी ज्यादा है, लेकिन टेस्ट किया उतना ज्यादा है जितना आपके पास सैंपल आए। मसलन अगर हम कल की बात करें तो कल हमने कोई 5043 टेस्ट किए हैं, और ये इस वजह से किए कि जितने सैंपल हमारे पास आते हैं उतने हम कर लेते हैं। मसलन कुछ दिनों में ज्यादा सैंपल रिसीव होते हैं, कुछ दिनों में कम सैंपल रिसीव होते हैं। बट कैपेसिटी का मतलब ये नहीं है कि जिस दिन जो टेस्ट की नंबर आ रहा है कि फर्ज करो आज 5000 किए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी 5000 की कैपेसिटी है, हमारी कैपेसिटी उससे ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुसर्रत चीमा साहब आपके वक्त के लिए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया शहवानी साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताएगा कि वफाक ने लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया, ऐसे में बलूचिस्तान हुकूमत ने 15 रोज की तौसीह कर दी है लॉकडाउन में, इसकी बुनियादी वजह क्या है? नहीं, वफाक ने अभी तक नरमी का कोई फैसला नहीं किया। वो असद उमर साहब ने कुछ जो फैक्ट एंड फिगर बयान किए उससे ये अखज़ किया जा रहा है। अब फैसला जो है एनसीसी की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब के सरबराही में तमाम वज़रा आला उसमें मौजूद होंगे, वो फैसला करेंगे। उसमें तो अभी होना है, मुमकिन तौर पर तो ग्रेजुअल ईज ऑफ ही होगा लॉकडाउन में सर। देखिए, हमने तो कल 5 तारीख, आज जो है हमारा लास्ट डे था सेकंड एक्सटेंशन का, और फर्दर थर्ड टाइम हमने एक्सटेंड किया है 19 मई तक फॉर 2 वीक्स। और उसकी वजह यह कि बलूचिस्तान में लॉकडाउन में जो रिलैक्सेशन है, एक्सटेंशन है या टर्मिनेशन है, जो भी डिसीजन है वो बेस कर रहा है कोरोना के स्प्रेड और कंट्रोल पे। चूंकि अभी हमें लगना लगा है कि कोरोना कंट्रोल में नहीं आ रहा है, स्प्रेड तेजी से बढ़ रही है, और इसी फैलाव के खदशा व खतरे के पेश नज़र बलूचिस्तान गवर्नमेंट को फौरी तौर पे मजीद इसने एक्सटेंशन करना पड़ा। जब हमने एक्सटेंशन नहीं, जब हमने 5 सेक्टर रिलैक्स नहीं किए थे अवाइल में, उस वक्त तक काफ़ी कंट्रोल था कोरोना, लेकिन उस रिलैक्सेशन के बाद हमने महसूस किया कि स्प्रेड बड़ी तेजी से बढ़ी है। और अभी तक तो हमने टोटल 11,600 टेस्ट कंडक्ट किए हैं, जिसमें 1495 पॉजिटिव केसेस आ गए हैं। मजमूई तौर पे ये कोई 12-13% ओवरऑल टेस्टिंग जो कंडक्ट किए हैं उसमें जो रेशो आ रहा है, तो 12-13% उसमें पॉजिटिव आ रहा है, और ये बड़ा खतरनाक है। खुदा ना ख्वास्ता अगर इस परसेंटेज को हम एक्स्ट्रापोलेट करें बलूचिस्तान की कुल आबादी पे या कोयटा की कुल आबादी पे, ये तो बड़ी अलार्मिंग। आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, यानी लॉकडाउन में नरमी का जो एक्सपीरियंस है बलूचिस्तान हुकूमत का वो कोई अच्छा नहीं रहा है। तो आप ये रिकमेंड करते हैं दीगर सूबों के लिए भी और विफाक को भी कि जो लॉकडाउन में अगर नरमी करने जा रहे हैं मुमकिन तौर पर, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए? देखिए, ये तो फैसला अब हर एक सूबा अपना करेगा, फेडरल गवर्नमेंट अपना फैसला करेगी। हमारी शुरू से ये कोशिश है कि एक नेशनल नैरेटिव, नेशनल पॉलिसी और नेशनल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कोरोना कम्बैट करने के लिए। और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जो है जितने भी मीटिंग्स हैं, हमने कोशिश की है कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो नैरेटिव है उसके साथ चला जाए। और जब हमने 5 सेक्टर रिलैक्स करने की जब हमने फैसला किया, उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर कर रहे थे एनसीसी मीटिंग, और उन्होंने ये कहा कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ चलते हुए सूबा खुदमुख्तारी जो 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों का हासिल है उसको भी आप देखें तो उसमें कोई ऐसी इशू नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट और सूबे जो है किसी बिल्कुल एक पेज पे हम साथ चल रहे हैं। हर एक सूबा अपनी सूरत हाल को देख रहे हैं, हर एक सूबे के अपने मखसूस मारूजी व मौजूदी हालात हैं। लेकिन शहवानी साहब, अभी तो फेडरल गवर्नमेंट का डिसीजन आना बाकी था, लेकिन उससे पहले ही आपने डिसाइड किया है कि 15 रोज का एक्सटेंड कर दिया जाए लॉकडाउन में। अभी तो फेडरल गवर्नमेंट ने इसको डिसाइड करना था कि क्या करना है। देखिए, अब जो मीटिंग होगा उसमें फर्दर हम इसको देखेंगे। अभी हमने पहले जो स्कूल्स हमने बंद किए थे उसका डेट कुछ और था, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया 31 मई तक, तो फिर हम उसके साथ
31 मई तक हमने भी एक्सटेंड कर लिया। तो ये इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। बहुत मुमकिन है कि प्राइम मिनिस्टर साहब, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े डेमोक्रेटिक उनका जेस्चर है, वो सबको सुनते हैं। बाज ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे काफ़ी सारी मीटिंग्स में मैं खुद भी मौजूद रहा हूँ, जो वीडियो लिंक पे मीटिंग होते हैं, कि प्राइम मिनिस्टर साहब लॉजिकल कोई बात होती है उस पर वो कन्विंस हो जाते हैं। बाज़ औकात वो अपने पॉइंट पे बाकी साथियों को, सूबों को, उनको भी कन्विंस कर लेते हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, कि एक दूसरे को स्पेस देते हुए सूबे अपने तौर पे भी फैसले करते रहे हैं। नेशनल जो एक नैरेटिव है वो भी जनरेट होता रहा है, वो भी मुतासिर नहीं हुआ। नेशनल स्ट्रेटेजी और पॉलिसी भी मौजूद है। आई होप के जो रीजन है, जो लॉजिक है, जो टेक्निकलिटीज हैं, वो प्रिवेल कर जाएंगे। और सूरत-ए-हाल खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि 15 मई तक जो है जो ट्रेजेक्ट्री है वो बड़ी खौफनाक हो सकती है, और वो अब हमें दिखना भी शुरू हुआ है। अब कल से कबल मैं 20, 30, 40, 60 ये फिगर्स, डबल डिजिट जो फिगर्स हैं, वो कोट करता रहा हूं पॉजिटिव केसेस का। कल से 103 हो गए, आज वो जंप करके 174 हो गए। इट मींस के अगर इसी रफ्तार से ये आगे बढ़ती रही तो दिन में 300, 400 पॉजिटिव केसेस आने शुरू हो जाएंगे। दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत शहवानी साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। तर्जुमान हुकूमत लियाकत शहवानी हमारे साथ मौजूद थे और वो कहते हैं हम फोर्स ही कर रहे हैं कि 15 फरवरी तक प्रोजेक्ट्री पीक पकड़ सकती है और सूरत हाल बड़ी क्रिटिकल हो सकती है। अब वफाकी हुकूमत इसे फोर्स ही करती है या नहीं करती, ये तो वक्त ही बताएगा। अब एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मसीहाओं के मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे कि फ्रंट लाइनर्स को इससे क्या डिफिकल्टीज दरपेश हो सकती है और इस वक्त उनके इश्यूज क्या हैं। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। कोरोना क्राइसिस में भी कहीं ना कहीं मस्बत खबरें भी देखने में आ रही हैं, यानी रोशन कहीं बाहर के इम्का हुए तो हैं। अमेरिका के बाद यूरोपीय ममालिक कोरोना से बुरी तरह मुतासर हुए, लेकिन अब इन ममालिक में मामूलात ज़िंदगी बहाल करने पर गौर किया जा रहा है। ईरान में पीर से मसाजिद खोल दी गई हैं। इसी तरह 16 मई से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान भी किया गया है। ताहम इन जगहों पर हिफाजती इक़दाम और समाजी फासले बरकरार रखने का फैसला भी किया गया है। सऊदी अरब में भी दमाम के ज़िला अल-असीर से कर्फ्यू जुज़वी तौर पर उठा लिया गया है। फ्रांस में भी कोरोना मरीजों की तादाद में मुसलसल कमी देखी जा रही है। ताहम हुकूमत ने हेल्थ इमरजेंसी को अगले 2 माह तक जारी रखने का फैसला किया है। बेल्जियम कोरोना अमवात की शरह के एतबार से यूरोप में सबसे आगे था, ताहम अब वहां भी हालात मामूल पर आ रहे हैं। हुकूमत लॉकडाउन में बतदरीज नरमी की जानिब गामजन है। इसी तरह अगर चीन की बात की जाए तो चीन मरीजों के एतबार से कभी पहले नंबर पर था, मगर अब ये 10 ममालिक की फहरिस्त से भी निकल चुका है, यानी टॉप 10 कंट्रीज में भी नहीं है। यानी दुनिया में उम्मीद के दिए रोशन होना शुरू हो गए हैं। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या दुनिया में सब कुछ एक दिन में हुआ? यकीनन ऐसा हरगिज नहीं हुआ। कोरोना से बतदरीज निजात पाने वाले ममालिक ने इस वबा की एक बड़ी कीमत चुकाई है, लेकिन उन्होंने मौसर हिकमत अमली बनाई, कौमी इत्तफाक राय पैदा किया और फिर दुरुस्त पॉलिसीज का इंतखाब करके ही इस वायरस पर काबू पाने की सलाहियत हासिल की है। इन तमाम ममालिक ने जहां WHO की हिदायत की रोशनी में टेस्टिंग पर फोकस किया, वहीं मजीद फैलाव के लिए लॉकडाउन किया और कामयाबी हासिल की। अगर बाकी दुनिया की मिसालों का जायजा लिया जाए तो हम अभी तक बहुत पीछे हैं। हमें कई उमूर का जायजा लेना होगा, हमें दुनिया से सबक हासिल करके अपनी गलतियों को सुधारना होगा, तभी हम इस पर काबू पा सकेंगे, तभी इस वबा को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जा सकेगा। मौसर हिकमत अमली से ही इस मुल्क की रौनकें भी बहाल हो सकती हैं। WHO की जानिब से जो गाइडलाइन वज़ा की गई, जिसमें आइसोलेशन है, फिर टेस्टिंग है, फिर ट्रीटमेंट है और फिर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है, उस पर मेनुअन अमल करना होगा ताकि जल्द अज जल्द हम भी जिंदगी को मामूल पर ला सकें। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।